बेंजीन को पिक करते हो और इसको आप प्रोपीन के साथ ट्रीट करते हो एंड द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो इससे प्रोड्यूस हो जाता है क्यूमीन। फिर आप क्यूमीन की ऑक्सीडेशन करते हो, ठीक है, मैं लिख देता हूँ क्यूमीन ऑक्सीडेशन करते हो, तो इससे बन जाता है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। तो आप क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड को H2SO4 के साथ ट्रीट करते हो, तो आपके पास बन जाता है फिनॉल। अस्सलाम वालेकुम, होप सो ऑल ऑफ यू विल बी डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम FNA टेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ 15 सितंबर 2025 को डिटेल के साथ कवर करेंगे। ये आप लोगों का आज का 15 सितंबर का एक्सपीरियंस है और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक सिर्फ और सिर्फ मेरा एक ही स्टूडेंट जो है वो फेल हुई है, बकाया सब पास्ड है। सो चले आइए अपने एक्सपीरियंस को स्टार्ट। फर्स्ट MCQ इज 1/3 ऑफ 1/10 ऑफ 190। तो इस MCQs को समझने से पहले जब भी आपको मैथ के MCQs में ऑफ नज़र आएगा, इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। 1/3 का मतलब होता है 1/3, ऑफ आया है, ऑफ की जगह हम लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन। 1/10 का मतलब होता है 1/10, अगेन ऑफ आया है, लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ 90। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1/10 ऑफ 90 निकालेंगे, देन उसको हम 1/3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो हमारा आंसर आ जाएगा 1/10 मल्टीप्लाई विद 90। जब आप ये करोगे ना, 1 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, सो राउंड अबाउट 0.1 आएगा, और इसके जब आप 90 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 90 है, सो आपके पास आंसर आ जाएगा 9। मीन 1/10 ऑफ 90 हमारे पास क्या आ गया, वो बराबर है 9 का। अब जिस तरह मैंने पहले बताया था, अब इसको 1/3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो जब आप 1/3 डिवाइड करेंगे, फिर इसको 9 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो आपका आंसर आ जाएगा 3। इस तरह बाज़ औक़ात यहाँ पर 20 दिया होता है, सो सेम वही तरीका होगा, 110 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर 120 दिया जाएगा, सो इससे राउंड अबाउट जो आपका आंसर आएगा वो 4 आएगा। जिस तरह अभी 3 आए हैं तो वो 4 आएगा। तो ये MCQs आपने पिक कर लेना है, ये जो जिस तरह मैंने दिया है 1/3 ऑफ 1/10 ऑफ 90, ये आपने चैट GPT को देना है और आपने चैट GPT को कमांड देना है कि मुझे इस टाइप के और MCQs दे विदाउट आंसर्स। फिर आपने खुद सॉल्व करने हैं, तो इससे आपका जो प्रिपरेशन है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाए। MCQ नंबर 2 इज़ if 5 students write 5 papers in 5 minutes, then in how many minutes one student write 1 paper? So ये MCQs थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। देखिए 5 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 5 स्टूडेंट्स हैं जो 5 पेपर्स को कह रहे हैं 5 मिनट्स। समझ रहे हैं ना आप, 5 स्टूडेंट्स 5 पेपर्स को कर रहे हैं 5 मिनट्स में। तो अब हमने बताना है कि एक स्टूडेंट एक पेपर कितने मिनट में करेगा। तो यहाँ पर अगर आप अंदाज़ा लगा लें तो 5 स्टूडेंट से, एक स्टूडेंट की बात नहीं हो रही, वो 5 पेपर्स तो कंप्लीट करे 5 मिनट्स में। सो अगर हम सिर्फ और सिर्फ एक स्टूडेंट की बात करें तो वो टाइम लेगा 5 मिनट्स का। यहाँ पर आपने 1 मिनट नहीं लगाना। 1 मिनट तब होता अगर यहाँ पर हम देखते हैं ना कि 5 स्टूडेंट्स 5 पेपर कर रहे 5 मिनट्स में, तो हमें बताए कि 5 स्टूडेंट्स का 1 पेपर का रेट क्या होगा, तो 1 मिनट होना था। लेकिन चूंकि यहाँ पर सिर्फ एक स्टूडेंट की बात की जा रही है, तो दैट्स व्हाई यहाँ पर जो रेट होगा वो 5 मिनट्स का। क्यू नंबर 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। सो माइटोकॉन्ड्रिया को हम 12 सितंबर के एक्सपीरियंस में डिस्कस कर चुके हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, और इसके पीछे जो रीजन है वो है ATP सिंथेसिस। तो यहाँ पर हम कहेंगे बोथ ए एंड बी, यानी सिलुलर रेस्पिरेशन या फिर एरोबिक रेस्पिरेशन, ये दोनों एक ही चीज़ है और ये होते हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट में होता है फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर मैं माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर थोड़ा सा ड्रॉ कर लेता हूँ। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, आपको बताए माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। तो आउटर मेम्ब्रेन आपको मिलेगा स्मूथ, और जो इनर मेम्ब्रेन होता है, इस मेम्ब्रेन में ऐसे फोल्ड्स बनाए होते हैं। यहाँ पर आप लोगों के लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, अगर आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहती हैं तो उसमें आपको कंप्लीट प्रिपरेशन की जाएंगी। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपके 2024 की जो एक्सपीरियंसेस है, आपकी जो पास पेपर्स है, तमाम आपको PDF के फॉर्म में मिलेंगे। और यहाँ पर मैंने एक सैम्पल ऐड किया हुआ है, ये आपके सेकेंडरी की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर
4 हैं जो अल्काइल हैलाइड एंड अमाइंस है। इंशाल्लाह इसी तरीके के आपको तमाम एमसीक्यूज मिलेंगे और ये 100% रिकमेंडेड नोट्स है। अगर आप हमारे नोट्स से इंशाल्लाह तैयारी करेंगे तो आपका मेरिट में नेम लाजमी आएगा। सो अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहती हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 0325564149 और ये जो इंदर मेम्ब्रेन होता है ये आपको मिलता है रफ इन फोल्डेड फॉर्म। और ये जो इनर मेम्ब्रेन जो फोल्ड्स बनाता है, एक फोल्ड को हम नाम देते हैं क्रिस्टा का, और क्रिस्टा का जो आपके पास प्लूरल है वो है क्रिस्टी। इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो आपको मैट्रिक्स मिलता है, जो सेमी लिक्विड स्पेस मिलता है, ये कहलाता है मैट्रिक्स। ये चीज़ें भूलने की काबिल नहीं है, ये आपने याद रखनी है। और ये जो इनर मेम्ब्रेन है इसी के अंदर आपका होता है सेलुलर रेस्पिरेशन, या फिर आप कह सकते हो एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो आपका फूड बना होता है इसकी होती है डाइजेशन एंड द प्रेजेंस ऑफ O2, इससे बनता है आपकी ATP। सो दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि जो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया है ये पावर हाउस ऑफ द सेल है। और मैंने आपको पहले बता दिया जो फोटोसिंथेसिस है ये होता है क्लोरोप्लास्ट। क्यू नंबर 4 इज ऑन रिएक्शन ऑफ अमाइंस विद एल्डिहाइड एंड कीटोन दे प्रोड्यूस। सो मैंने अमाइंस की आपको डिफरेंट टाइप्स बताए थे। सबसे पहले अमाइंस हैं क्या, अमाइंस आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। मैं बार बार इसलिए कहता हूँ क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर न्यू आएंगे और इसके लिए जो हम जनरल फार्मूला लिखते हैं वो होता है RnH2। ये क्या, ये अमाइंस का फार्मूला है। अमाइंस के अंदर 3 टाइप्स पढ़े थे, प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइंस एंड टर्शियरी अमाइंस। प्राइमरी अमाइंस वो होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक अल्काइल ग्रुप मिलेगा, यानी RnH2 ये क्या है, ये प्राइमरी अमाइन है। अगर R आपको 2 मिले, RnHR, ये सेकेंडरी अमाइन होता, और अगर R आपको 3 मिले तो ये होता टर्शियरी अमाइन। अब यहाँ पर रिएक्शन भी डिफरेंट होंगे। अगर आप प्राइमरी अमाइन को एल्डिहाइड या फिर कीटोन के साथ ट्रीट करोगे, मैं यहाँ पर PA लिखूंगा, आपने प्राइमरी अमाइन को ट्रीट किया एल्डिहाइड या फिर कीटोन के साथ, सो इससे प्रोड्यूस होगा इमीन। सो यहाँ पर मैं लिख लूंगा हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन C। और अगर आप सेकेंडरी अमाइन को ट्रीट करोगे एल्डिहाइड या फिर कीटोन के साथ, सो उससे प्रोड्यूस होगा एनामाइन। सो ये चीज़ें याद रखनी है, ये भूलनी नहीं है। और वाटर का बनना कॉमन है। और टर्शियरी अमाइन जो है वो रिएक्शन नहीं देता बिकॉज वहाँ पर जो है रिएक्शन देने के लिए हाइड्रोजन नहीं। नंबर 5 इज विच वन इज मोर सॉल्युबल इन वाटर। सो जो ज़्यादा सॉल्युबल है वाटर में वो प्राइमरी अमाइन है। प्राइमरी अमाइन सबसे ज़्यादा सॉल्युबल है, देन आपको मिलेगा सेकेंडरी अमाइन, और जो टर्शियरी अमाइन है लीस्ट सॉल्युबल है। सबसे ज़्यादा प्राइमरी अमाइन, देन सेकेंडरी अमाइन, देन टर्शियरी अमाइन। इसके पीछे रीज़न क्या है, देखिए प्राइमरी अमाइन का मैंने फॉर्मूला बताया था RnH2। तो यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। सेकेंडरी अमाइन में चूंकि R जो अल्काइल ग्रुप है 2 जाते हैं, सो वहाँ पर आपको एक हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेगा, और टर्शियरी अमाइन में नाइट्रोजन के तीनों साइड्स पर आपको R ग्रुप मिलेंगे। सो दैट्स वाई ये जो R ग्रुप से इसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता। और जो टर्शियरी अमाइंस है दीज आर द लीस्ट सॉल्युबल, या फिर आप कह सकते हो इनसॉल्युबल। एंड नंबर 5 इज देयर टाइप ऑफ अल्कोहल व्हिच कंटेन ओनली वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज कॉल्ड। सो अल्कोहल हम कहते हैं कि दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर। जिस तरह हमने अमाइंस के बारे में देखा कि डेरिवेटिव्स है अमोनिया के, सो जो आपके अल्कोहल्स है दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर। इसके लिए जो हम जनरल फार्मूला लिखते हैं वो होता है R/OH। अब इस OH के बेस पर अल्कोहल के डिफरेंट टाइप्स है। अगर एक अल्कोहल ग्रुप होगा यानी एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा तो ये कहलाएगा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अगर ये अल्कोहल ग्रुप्स 2 हो जाए तो ये कहलाएगा डाईहाइड्रिक। अगर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप 3 हो जाए तो ये कहलाएगा ट्राईहाइड्रिक, और अगर मेनी हो जाए तो ये कहलाएगा पॉलीहाइड्रिक। अगर हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें मिथेनॉल आता है। अगर हम सेकेंडरी या फिर डाईहाइड्रिक अल्कोहल की बात करें तो उसमें ग्लाइकोल या फिर इथाइलिन ग्लाइकोल आता है। और अगर हम ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल की बात करें तो उसमें आपका ग्लाइसरोल। नंबर 8 इज इन कार्डियक साइकिल द लब साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द क्लोजर ऑफ। सो जब आपका हार्ट, देखिए एक लब साउंड होता है, एक डब साउंड होता है। सो ये प्रोड्यूस होता है, कोई स्पेसिफिक हमारे पास चीज़ें हैं। जब आपका एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स क्लोज होते हैं
तो उस टाइम पर जो आपका साउंड प्रोड्यूस होगा ये कहलाता है लब साउंड। आप हार्ट को आप क्या करो, स्टेथोस्कोप को किसी के हार्ट से लगा लो, सो आपके सामने आप ऐसे फील करोगे कि दो किस्म के साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं, जिसे हम बायोलॉजिकल टर्म्स में लब एंड डब साउंड्स कहते हैं। सो जब आपका एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व क्लोज होता है, जिसमें ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व है, इसकी वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होगा ये कहलाता है लब साउंड। और बाज़ औक़ात आपको कंफ्यूज करने के लिए लब साउंड की जगह S1 साउंड दिया होगा, तो लब साउंड को हम दूसरा S1 साउंड कहते हैं। दूसरा साउंड जिस तरह मैंने को पहले बताया डब साउंड, डब साउंड आपका तब प्रोड्यूस होगा जब सेमी-लिग्नल वॉल्व्स क्लोज होंगे, और डब साउंड को हम दूसरा नाम S2 साउंड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हिच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज रिस्पांसिबल फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। सो नेफ्रॉन क्या है? यह किडनी का बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है। यानी नेफ्रॉन के बगैर किडनी फंक्शनल लिस्ट है, इसके बगैर किडनी अपना फंक्शन नहीं कर सकता। नेफ्रॉन का जो फर्स्ट पार्ट आपको मिलता है वो होता है बोमिन कैप्सूल। उसके बाद बोमिन कैप्सूल के बाद आपको मिलेगा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के आपके बाद आपको मिलता है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के बाद आपको मिलेगा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद आपको मिलेंगे कलेक्टिंग डक्ट्स। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए, पहले बोमिन कैप्सूल में फिल्ट्रेट आएगा, ब्लड आएगा, उसको पुश करेंगे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, देन लूप ऑफ हेनले में, देन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, देन कलेक्टिंग डक्ट्स में। अब जो आपका फिल्ट्रेशन होता है ये होता है बोमिन्स कैप्सूल में। बोमिन्स कैप्सूल में आपको मिलेंगे नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, और इन्हीं नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज की वजह से आपका ब्लड फिल्ट्रेशन होता है। जब ब्लड कैपिलरीज से पास हो जाता है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज से पास हो जाता है, तो इसको हम नाम देते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का, और जो फिल्ट्रेट बन जाता है वो कहलाता है फिल्ट्रेट। फिर इसके बाद बोमिन कैप्सूल से पास किया जाता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, फिर ये जाएगा लूप ऑफ हेनले में। लूप ऑफ हेनले में क्यों जाता है? क्योंकि वहाँ पर इससे वाटर को रीअब्सॉर्ब किया जाता है, जो आपके इंपॉर्टेंस आयन है, जिस तरह सोडियम है, क्लोरीन है, पोटाशियम, ये एब्सॉर्ब किए जाते हैं। दिन ये जाता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, दिन जाता है कलेक्टिंग डक्ट्स में, और फिर कलेक्टिंग डक्ट्स के थ्रू ये जाता है यूरेथ्रा में, और आउट ऑफ द बॉडी ये पास हो जाता है। नंबर 10 इज ब्रिस्टल्स लॉ मैथमेटिकली गिवन बाय। सो ब्रिस्टल्स लॉ है क्या? इसको हम पहले थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सिंपल अल्फाज में मैं आपको बताता हूँ। ब्रिस्टल्स लॉ क्या कहता है कि जब आप अनपोलराइज्ड लाइट को, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको पोलराइज्ड एंड अनपोलराइज्ड लाइट समझा देता हूँ, देन आपको ब्रिस्टल्स लॉ समझ आएगा। ब्रिस्टल्स लॉ क्या कहता है? जब आप किसी अनपोलराइज्ड लाइट को एक ट्रांसपेरेंट सरफेस के ऊपर थ्रो करते हो, ट्रांसपेरेंट सरफेस क्या है? वाटर। तो जब लाइट वापस आपकी तरफ आएंगी, सो वो लाइट कंप्लीटली पोलराइज्ड हो। सपोज करें मैंने कहा यहाँ पर वाटर पड़ा हुआ है, आपका वाटर है, इसके ऊपर आपने अनपोलराइज्ड लाइट क्या किया? थ्रो कर दिए। तो जो वापस आपके पास लाइट आएंगी ये कंप्लीटली पोलराइज्ड हो। अनपोलराइज्ड लाइट क्या है? वो लाइट जो डिफरेंट सिम्मत में जो है वो फासला तय करती। सपोज करें सन, अब सन की जो लाइट है वो किसी खास एंगल से तो नहीं ना आ रही, वो डिफरेंट एंगल्स में डिफरेंट वाइब्रेशंस के थ्रू जाएंगी। तो जो आप सन के लाइट को वाटर से पास करोगे और वापस आपकी तरफ आएंगी, से पोलराइज्ड होंगे। पोलराइज्ड मीन ये एक स्पेसिफिक एंगल में है, इसे ब्रिस्टल्स लॉ कहता है। ब्रिस्टल्स लॉ में ब्रिस्टल्स एंगल का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो एंगल जिस पर वाटर से, ट्रांसपेरेंट बॉडी से पोलराइज्ड लाइट आपकी तरफ आता है, ये कहलाता है ब्रिस्टल्स एंगल, और ब्रिस्टल्स एंगल हमारे पास 90 डिग्री के बराबर होता। अगर हम मैथमेटिकली बात करें तो मैथमेटिकली हम ब्रिस्टल्स लॉ को 10 IB इज इक्वल टू म्यू के कंसिडर करते हैं। 10 आपका एंगल है और म्यू क्या है? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम है। तो उम्मीद करता हूँ ब्रिस्टल्स लॉ आपको समझ आ गया होगा, क्लियर हुआ होगा। अगर समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा, मैं दोबारा बता सकता। यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। सो कैपेसिटेंस का जो ऐसा यूनिट है वो है फैराड, ओहम is the SI unit of resistance, ampere is the SI unit of current, and Henry is the SI unit of electrical inductance. And question number 12 is, if light is incident at Brewster's angle, the refracted light is. So मैंने पहले बता दिया, पूरा किस्सा बता दिया। जब आप अनपोलराइज्ड लाइट को ट्रांसपेरेंट बॉडी पर
एट ब्रेस्टर्स एंगल जो 90 डिग्री है इस पर थ्रो करते हो तो जो लाइट वापस आएगा वो कम्प्लीटली पोलराइज्ड होगा। कम्प्लीटली पोलराइज से मतलब ये है कि वो एक स्पेसिफिक एंगल में है। क्वेश्चन नंबर 13 इज 90% ऑफ 90। सो बहुत इजी सा क्वेश्चन है और क्या करें, जीरो के साथ कैंसिल करें, 9 को 9 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, तो आपका आंसर आ जाएगा 81। जितने भी सेम्स नंबर दिए जाएं 30% ऑफ 30, 40% ऑफ 40, 50% ऑफ 50, तो जस्ट जीरो को जीरो के साथ कैंसिल किया करें और दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया। क्वेश्चन नंबर 14 इज if the cost of 1 dozen pencil is 60 rupees, then cost of 5 pencils will be। सो अगर आपने मेरी डजन्स और पेंसिल्स यानी उसमें जो एग्स पेंसिल्स और बनानास आते हैं वो वाली वीडियो देखी हो तो ये एमसीक्यूज आपके लिए निहायत ईजी होगा। जब भी आपको डजन्स वाले क्वेश्चंस दिए जाए कोशिश किया करें कि सबसे पहले आप एक पेंसिल एक या फिर एक बनाना की कीमत निकालो। सो एक डजन पेंसिल्स की प्राइस 60 रुपीज़ है, तो प्लस हमारे पास बराबर हो जाएगा 60 का। सबसे पहले आप 1 की कीमत निकालें तो 60 को डिवाइड कर ले 12 के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा 5। मीन एक पेंसिल की प्राइस क्या है, 5 है। अब यहाँ पर हमने कितने की बतानी है, 5 की बतानी है। सो 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो आपका आंसर आ जाएगा 20। क्वेश्चन नंबर 15 इज इंटरफेरेंस इज द फिनोमिना ऑफ। सबसे पहले इंटरफेरेंस होता क्या है स्टूडेंट्स, जब भी टू वेव्स, देखिए साउंड भी वेव्स है, लाइट भी वेव्स है। सपोज करें साउंड वेव्स और लाइट वेव्स आपस में ट्रेवल कर रहे, सो बाज़ औक़ात ये वेव्स कहते हैं क्या, एक दूसरे का स्प्रिंटिंग करते, एक दूसरे का सहारा बनते हैं, तो इस टाइम पर इसको हम कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और बाज़ औक़ात जो वेव्स होते हैं ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट करते हैं, तो उस टाइम पर इसको हम कहेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और ये क्या करता है, ये हमारे पास सुपरपोजिशन ऑफ टू लाइट्स को एक्सप्लेन करता। जिस तरह अगर इसकी हम एग्जांपल की बात करें, सो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है ये इंटरफेरेंस के फिनोमेना का एक एग्जांपल। नंबर 16 इज सिनोनिम ऑफ एक्सक्यूज। सो सिनोनिम्स का मतलब होता है सिमिलर वर्ड्स जिसकी मीनिंग 90% या फिर 100% सेम लेकिन कम्प्लीटली सेम नहीं होती। अब यहाँ पर एक्सक्यूज का मतलब क्या होता है, हम बाज़ औक़ात कहते हैं ना एक्सक्यूज मी। सो एक्सक्यूज के दो मीनिंग्स है, एक होता है उज़र पेश करना, ठीक है, दूसरा होता है बहाना लगाना। ये दोनों एक्सक्यूज के मीनिंग है। अब यहाँ पर ये तमाम एक्सक्यूज के मैंने सिनोनिम्स लगाए हैं और रीज़न ये ताकि पेपर में जो सा भी आए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। रीजंस, जस्टिफिकेशन, पर्डन, अपॉलॉजी, ये तमाम एक्सक्यूज के सिनोनिम्स है। जिस तरह हम कहते हैं ही मेड एन एक्सक्यूज टू अवॉइड द वर्ड, तो एक्सक्यूज के जो सिनोनिम्स है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने पेपर के लिए याद। नंबर 17 इज द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज एट ब्रेस्टर्स एंगल। तो मैंने आपको पहले बताया था कि लाइट पोलराइज तब होंगी, देखिए अनपोलराइज लाइट वाटर के ऊपर पड़ रही थी ना, फिर लाइट पोलराइज तब होंगी जब रिफ्रैक्टिव एंगल एंड रिफ्लेक्टेड लाइट ये दोनों क्या हो, परपेंडिकुलर हो। और रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज ब्रेस्टर्स एंगल में तब परपेंडिकुलर होते हैं जब इसके दरमियान एंगल 90 डिग्री का हो। सो आपका आंसर क्या है, वो है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 इज सर्फेक्टेंट्स इन लंग्स हेल्प्स इन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर्फेक्टेंट है क्या स्टूडेंट, जब भी आपके हम कहते हैं सिंपल ये लिपोप्रोटीन के मिक्सचर्स है, जब आपके पासपोलिपिड्स प्लस इसके साथ प्रोटीन्स बन जाए फिर कहलाते हैं सर्फेक्टेंट्स और ये हर लंग्स में प्रेजेंट होते हैं। इसका काम क्या होता है, रिड्यूसिंग सरफेस टेंशन। और ये रिलीज कहाँ से होते हैं, आपके जिन में क्वेश्चन आ रहा है कहाँ से रिलीज होते हैं, ये रिलीज होते हैं आपके टाइप 2 अल्वेओलर सेल्स से। आपके लंग्स में होते हैं अल्वेओलाई और हम कहते हैं कि अल्वेओलाई इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। सो आपके लंग्स में होते हैं अल्वेओलाई और अल्वेओलाई में सेल्स होते हैं टाइप 2 सेल्स से, ये वहाँ से रिलीज होते हैं, सिर्फ और सिर्फ सरफेस टेंशन को रिड्यूस नहीं करते। ये अल्वेओलाई को देखिए, अल्वेओलाई तो अपने जब रेस्पिरेशन होता है तो एक दूसरे के साथ अटक सकते हैं, कोलैप्स कर सकते हैं। फिर जो सर्फेक्टेंट होते हैं ये अल्वेओलाई के कोलैप्सिंग को भी क्या करते हैं, रोकते हैं। नंबर 19 इज हेमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन बाय बाइंडिंग टू। सो ये आपका हो गया होमवर्क, या तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है, इससे आपके प्रिपरेशन का पता लग जाएगा। सेकेंडली आपने मुझे बताना है कि हेमोग्लोबिन और क्लोरोप्लास्ट में मेनली क्या डिफरेंस। नंबर 20 इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल गिव्स। सो जब आप अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हो, देखिए अल्कोहल के 3 टाइप्स है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो जब आप प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करोगे इससे बनेगा अल्डिहाइड। अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करोगे इससे बनेगा कीटोन। और टर्शियरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है।
सो प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से कीटोन। अब यहाँ पर एक रिएक्शन अपोजिट बता देता हूँ, ये भी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप एल्डिहाइड की रिडक्शन करते हो तो इससे प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन की रिडक्शन करते हो, सेकेंडरी अल्कोहल प्रोड्यूस होगा। लास्ट एमसीक्यूज इज कीमीन इज अ प्रोसेस फॉर द सिंथेसिस ऑफ, सो ये लेबोरेटरी में होता है प्रोसेस है और ये होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ फिनॉल। इसमें आप क्या करते हो, बेंजीन को पिक करते हो और इसको आप प्रोपीन के साथ ट्रीट करते हो एंड द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, so इससे प्रोड्यूस हो जाता है क्यूमीन। फिर आप क्यूमीन की ऑक्सीडेशन करते हो, ठीक है, मैं लिख देता हूँ क्यूमीन ऑक्सीडेशन करते हो तो इससे बन जाता है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। जब आप क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड को H2SO4 के साथ ट्रीट करते हो तो आपके पास बन जाता है फिनॉल। सो स्टूडेंट्स, ये था आप लोगों का आज का एक्सपीरियंस। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम MCQs क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।